जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक प्रश्न के बारे में जो कि यूपीएससी के 2016 के मेंस में आया था। प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली, है ना, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली यानी द इंडियन पार्टी सिस्टम परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिए। तो इसमें जो बेसिक बातें हैं, जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम यानी कि राजनीतिक दल प्रणाली क्या होती है, पहले हम इसका गहराई से अध्ययन करते हैं, फिर इसमें क्या अंतर्विरोध हैं, क्या विरोधाभास हैं। जैसे भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो देखा जाए तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती हैं और एक लंबे कालखंड तक एक दलीय व्यवस्था भारत में देखी गई थी। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है, जैसे कि ब्रिटेन, वहाँ पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दो हैं। अमेरिका, वहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम है, जैसे एक पार्टी है रिपब्लिकन, एक पार्टी है डेमोक्रेट्स। ऐसे कई जगह मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, अपना इंडिया। अ, अब भारत की जो पार्टी प्रणाली है, पार्टी सिस्टम है, इसके एक समस्या ये है कि इसमें अस्पष्ट विचारधारा का अभाव है, अस्पष्ट विचारधारा का अभाव है। जैसे कई बार होता है कि कांग्रेस, जो कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के अनुसार वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, हालांकि मैं मानता हूँ कि वो एक वामपंथी दल है जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित पार्टी है या समाजवाद से प्रभावित पार्टी है। समाजवाद एक अच्छी विचारधारा है जो भारत के लगभग सभी पार्टियों में पाया जाता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि समाजवाद वो निचले तबकों की बात करता है, जो मज़दूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनकी बातें करता है, तो किसानों की बात करता है, वो समाजवाद अच्छी बात है। और हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में भी ये समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये एक अच्छी अवधारणा है। लेकिन जो मार्क्सवाद है, जो हिंसा है, देश से प्रेम न करना है, भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास से प्रेम न करना है और राष्ट्रवाद की भावना मन के अंदर में ना होना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो नहीं अच्छी है। समाजवाद, सेंट्रिस्ट जो विचारधारा है वो ठीक है और दक्षिणपंथी विचारधारा ठीक है। घोर दक्षिणपंथ हो जाना भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन दक्षिण पंथ की ओर झुकाव रखना, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने इतिहास, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इन सब के ऊपर गौरव महसूस करना और देश के विकास के लिए कार्य करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, ये अच्छी बात है। भारत के दलीय व्यवस्था में समस्या ये है कि स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। जो तथाकथित सेंट्रिस्ट पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस, वो मार्क्सिस्ट पार्टी, जैसे कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है सीपीएम, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से जो प्रभावित पार्टी है, जिसको ममता बनर्जी ने ही 20वीं सदी के अंत में बनाया था, शायद 1998 के आसपास में बनाया था। तो उस पार्टी से गठबंधन कर लेना और कांग्रेस, जो कि तथाकथित सेंट्रिस्ट है लेकिन मेरे ख्याल से वामपंथी है, और सेंट्रिस्ट पार्टी, मेरे ख्याल से आपको हम सेंट्रिस्ट पार्टी मान सकते हैं, वो वामपंथ दक्षिणपंथ दोनों की ओर रुझान दिखाती है, तो ये आप सेंट्रिस्ट पार्टी कह सकते हैं। अब कांग्रेस का इस सेंट्रिस्ट पार्टी से मेल करना, कांग्रेस का शिवसेना के साथ में मेल करना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट विचारधारा का अभाव दिखाता है, ये एक समस्या है। तो अंतर्विरोध की जो बात कर रहा है, अंतर्विरोध यही है कि स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। विरोधाभास भी ऐसे हम देख सकते हैं कि स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। और जो पारंपरिक कारक हैं, जैसे धर्म, जाति, है ना, संप्रदाय, नस्ल, क्षेत्रवाद, इन सब भावनाओं को भड़का करके वोट को बटोरने का प्रयास किया जाता है। और हम कह लें कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। तो इसमें एक हम कारक बता सकते हैं कि व्यक्तित्व का महिमा मंडन है। व्यक्तित्व का महिमा मंडन भारत के राजनीतिक प्रणाली में रहा है। जैसे कि जब शुरुआत के 1-1.5 दशक तक कांग्रेस में क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल में, फिर इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के टाइम पर, तो एक व्यक्ति विशेष के छवि पर जो है पूरी पार्टी जीता करती थी और उनका दबदबा चलता था। तो ये एक समस्या रही है। क्षेत्रीय दलों का उद्भव भारत में कई सारे हुए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी,
DMK, फिर जो तेलंगाना की एक पार्टी है, फिर तेलुगु देशम पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ है। चलिए हम पहले देखते हैं कि राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में पार्टी सिस्टम क्या है, फिर राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय जो दल होते हैं उनको बनाने के लिए उनको जो निर्वाचन आयोग है भारत का, जो कि आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है, तो वो किन क्राइटेरिया के बेस पर किसी समूह को एक राजनीतिक मतलब एक राष्ट्रीय दल और एक राज्य स्तरीय दल बनाती हैं, इन सभी पैमानों को हम देखेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण है ना, जिनके पास में क्या हो, जो दृष्टिकोण हो वो समान दृष्टिकोण हो रखते हैं, तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो 4-5 क्राइटेरिया हो गए कि राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन होते हैं अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जिनके एक समान दृष्टिकोण होते हैं और जो संविधान के नियमों, संविधान के आदर्श, मूल्यों, सिद्धांतों, प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्र का विकास करने के लिए प्रयास करते हैं और उसके लिए राजनीतिक सत्ता को हासिल करने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसे कहते हैं राजनीतिक दल। ये हो गया डेफिनेशन। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। एक है प्रतिक्रियावादी, एक है रूढ़िवादी दल, एक होता है उदारवादी और एक होता है सुधारवादी। ये 4 प्रकार के दल पाए जाते हैं। प्रतिक्रियावादी दल वे होते हैं जो पुराने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ढांचा है, आर्थिक जो ढांचा है उसको ही बनाए रखने की वकालत करते हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन, सुधार करने की बात नहीं करते। रूढ़िवादी वे होते हैं जो यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहने दो। उदारवादी हैं जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक जो संरचना बनी हुई, ढांचा बना हुआ है उसमें संशोधन करने की बात करते हैं। और सुधारवादी वे होते हैं जो पुराने ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं और एक नए स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो फिर से देखिए, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। उदारवादी दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है, तथा सुधारवादी दल जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। एक होते हैं वामपंथ, एक होते हैं मध्यपंथ या सेंट्रिस्ट पार्टी, एक होते हैं दक्षिण पंथ। तो राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर रखा है। जो सुधारवादी हैं, सुधारवादी, उदारवादी, दोनों को हम रख लें वामपंथी में, तथा उदारवादी दलों को मध्य में, उदारवादी को मध्य में रखते हैं। सुधारवादी जो हैं वो वामपंथी हैं, जो उदारवादी हैं वो मध्यपंथी हैं या मध्य में है, केंद्रीय दल हैं, और जो तथा प्रतिक्रियावादी दलों तथा रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा जाता है। तो जो प्रतिक्रियावादी दल हैं, रूढ़िवादी दल हैं, उनको दाईं ओर रखा जाता है। यानी जो दक्षिण पंथ से प्रभावित होते हैं वो यथास्थितिवादी होते हैं, वो पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना से चिपके रहना चाहते हैं, ऐसा कहना है। देखिए, भाजपा जो है वो तथाकथित दक्षिण पंथ पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसमें उदारवादी, सुधारवादी के कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग में देखा जाए, या और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें ढांचागत परिवर्तन किए गए हैं। जैसे पहले योजना आयोग था, उसको नीति आयोग कर दिया। पहले जल शक्ति मंत्रालय नहीं था, अब जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था, अभी शिक्षा मंत्रालय है। ऐसे मंत्रालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो विभिन्न पद होते हैं उसके स्तर पर, नीतियों के स्तर पर कई सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो सुधारवादी, उदारवादी किस्म के परिभाषा के अनुसार देखे जा सकते हैं।
तो बीजेपी तथाकथित दक्षिणपंथ होते हुए भी उदारवादी सुधारवादी नीतियों को फॉलो करती है। तो किसी भी पंथ को हम किसी एक नज़रिए से देख करके पूरा उसका आकलन नहीं कर सकते कि ये जो है प्रतिक्रियावादी है या रूढ़िवादी ही होती है। हाँ, दक्षिणपंथ से प्रभावित है बीजेपी, लेकिन उसमें उदारवादी सुधारवादी के पर्याप्त लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी ही बात है। लेकिन वामपंथियों में कई बार ऐसा होता है कि वो पुरानी सारे ढांचों को तोड़ देना चाहते हैं। पुराना जो भी है वो सब बेकार है, पुराना इतिहास संस्कृति परंपरा सब कुछ बेकार है, उसको तोड़ करके नए तरीके से बनाएं, पूरे पश्चिमी परंपरा से लथपथ हो जाएं, ऐसा इनका कहना होता है, जो कि सही बात नहीं है। भारत में सीपीआई और सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। जो वाम दल के उदाहरण देखें तो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ऐसे सीपीआई एमएल कहते हैं उसको, सीपीएम। खैर, कांग्रेस पंथी केंद्रीय दल मानी जाती है, मैं तो नहीं मानता, मैं वामपंथ मानता हूँ उनको। और भाजपा दक्षिणपंथ दल की उदाहरण है। विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है। विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है। उदाहरण के लिए एक दलीय व्यवस्था है ना, सिंगल पार्टी सिस्टम, एक है डुअल पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था, और एक है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय व्यवस्था पाया जाता है वहाँ पे जहाँ पे वामपंथ, साम्यवाद, मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित देश होते हैं, जैसे कि चीन, जैसे कि रूस, यहाँ सब देख सकते हैं। और द्विदलीय व्यवस्था होती है, जैसे कि ब्रिटेन में देखें तो वहाँ पे 2 दल हैं मुख्य रूप से, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। फिर अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ पे 2 पार्टी हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन है। बहुदलीय व्यवस्था में जहाँ पे कई सारी पार्टियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे लोकतंत्र अच्छे से कार्य करता है, जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी विविधता होती हैं, कई पंथ, मजहब, जाति, क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं, तो वहाँ पे कई दल पाए जाते हैं, कई क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। भारत में 7 राष्ट्रीय स्तर के दल हैं और शायद 52 के आसपास क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, तो अच्छी खासी संख्या है। तो जैसे भारत हो गया, भारत, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इन देशों में पाया जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक दल व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र जैसे रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप राष्ट्र। 2 दल व्यवस्था जिसमें 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, और बहुदलीय व्यवस्था जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली और भारत। भारत में दलीय व्यवस्था के गुण क्या हैं? तो पहला गुण है बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है, और एक लंबे कालखंड तक एक दलीय व्यवस्था थी। भारत में स्पष्ट विचारधारा का अभाव दिखता है, व्यक्तित्व का महिमामंडन है, पारंपरिक कारकों पर आधारित दल हैं, क्षेत्रीय दलों का उद्भव देखा जा सकता है, और दल बनाना, दल परिवर्तन करना, दल में टूट करना, बिखराव करना, ध्रुवीकरण करना, दल परिवर्तन करना, दल को नए सिरे से बनाना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और प्रभावशाली विपक्ष का अभाव देखा जा सकता है भारत में। तो ये कुछ गुण हैं, या कहीं कहीं गुण और कहीं कहीं दोष हैं। बहुदलीय व्यवस्था में देश का विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विलक्षण राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा कई अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। तो भारत में क्या है कि कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, उन सारी विविधताओं को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग पार्टियां बनाई जाती हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो देश का विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विलक्षण राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा कई अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल, वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल आदि पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु विधानसभा तथा साक्षा सरकार का गठन या गठबंधन की सरकार का जो होता है उसका गठन एक सामान्य बात है। फिर लंबे कालखंड तक भारत में एक दलीय व्यवस्था पाई गई थी। जब कांग्रेस का शासनकाल था तो 1969 तक मोटी मोटा एक दलीय व्यवस्था पाई गई थी। 1969 के बाद कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा था। अतः श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने भारत में एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस व्यवस्था कहा है। तो रजनी कोठारी ने
एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस व्यवस्था कहा है। कांग्रेस के प्रभावपूर्ण शासन में 1969 से क्षेत्रीय दलों की तथा अन्य राष्ट्रीय दलों जैसे जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा जैसी प्रतिद्वंदिता पूर्ण पार्टियों के उदय और विकास के कारण कमी आनी शुरू हो गई थी। और भारत के पार्टी सिस्टम में देखा जाए तो अस्पष्ट विचारधारा, जो अस्पष्ट विचारधारा है, अस्पष्ट विचारधारा का अभाव देखा जा सकता है। भाजपा तथा दो साम्यवादी दलों सीपीआई, सीपीएम को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, है ना। स्पष्ट विचारधारा का अभाव देखा जाता है। भाजपा का स्पष्ट विचारधारा है, सीपीआई का स्पष्ट विचारधारा है, सीपीएम का स्पष्ट विचारधारा है। तो सीपीआई, सीपीएम, भाजपा इसकी स्पष्ट विचारधारा है। इसके अलावा किसी भी अन्य दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। ऐसा लक्ष्मीकांत ने अपने 7वें संस्करण के पेज नंबर 491 में लिखा है कि भाजपा तथा दो साम्यवादी दलों को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं। उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक समानता है। लगभग सभी दल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गांधीवाद की वकालत करते हैं। इसके अलावा सभी दल जिनमें तथाकथित विचारधारावाद दल भी शामिल हैं, केवल शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित हैं। अतः राजनीति विचारधारा की बजाय मुद्दों पर आधारित हो गई है और फलवादिता ने सिद्धांतों का स्थान ले लिया है कि जहाँ पर लाभ मिले वहाँ पर चले जाओ, वही विचारधारा का फॉलो कर लो। और एक समस्या दिखती है भारत में या लंबे कालखंड तक देखी कि व्यक्तित्व का महिमा मंडन देखने को मिलता है भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली में। बहुधा दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है जो दल तथा उसकी विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दल अपने घोषणा पत्रों की बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक दलों के स्थान पर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। फिर एक समस्या है कि पारंपरिक कारकों पर आधारित पार्टी सिस्टम देखी जा सकती हैं। पारंपरिक कारकों पर आधारित पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं। दूसरी ओर भारत में अधिसंख्यक दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होता है। ये दल सामान्यतः सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय दलों को क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं और इस कारण सार्वजनिक हितों की अनदेखी करते हैं। फिर एक है अच्छी बात जो कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बहुत सारे सामाजिक और सामाजिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसी कारण से क्षेत्रीय दलों का उदय होना स्वाभाविक है। तो ये एक गुणधर्म है भारत की पार्टी प्रणाली में। भारत की दलीय व्यवस्था का एक दूसरा प्रमुख लक्षण राज्य स्तरीय दलों का उदय और उनकी बढ़ती भूमिका है। कई प्रदेशों में वे सत्तारूढ़ दल हैं। प्रारंभ में वे क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित थे, किंतु कुछ समय से केंद्र में साझा सरकारों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। फिर एक बहुत ही दोष के रूप में हम देख सकते हैं कि दल बनाना, दल परिवर्तन करना, ये एक दोष के रूप में देखा गया था और इसके ऊपर दल बदल परिवर्तन नाम का एक कानून भी लाया गया था 1980s में। भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट, विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली के महत्वपूर्ण रूप हैं। सत्ता की लालसा तथा भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बना लेते हैं। चौथे आम चुनाव 1969 के बाद दल परिवर्तन में काफ़ी तेजी आई। इस घटना ने केंद्र तथा राज्य दोनों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की तथा दलों में विघटन को बढ़ावा दिया था। फिर भारत के पार्टी सिस्टम में प्रभावशाली विपक्ष का अभाव देखा जाता है। भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशाली विपक्ष अत्यंत आवश्यक है। भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशाली विपक्ष अत्यंत आवश्यक है। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है। किंतु प्रथम आम चुनावों के बाद से कुछ अवसरों को छोड़कर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि देश में सशक्त, प्रभावशाली एवं जागरूक विपक्ष का अभाव ही रहा है।
विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और बहुधा वह सत्तारूढ़ दलों के संदर्भ में आपसी विवाद में उलझ जाते हैं। वे राष्ट्र निर्माण तथा राजनीतिक क्रियाओं में सृजनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। कुछ पार्टी जो इम्पोर्टेंट है, अगर देखें उनका निर्माण कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, शिरोमणि अकाली दल 1920 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है CPI 1925 में बना था। फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK जो है वो 1949 में बना था। इसको बनाया था CN अन्नादुराई ने। और CPM बना था 1964 में। CPM बना था 1964 में। एक जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ये ममता बनर्जी ने ही बनाया था 1998 में। शिवसेना 1966 में बनी थी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK ये बना था 1972 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना था। अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी मिलकर के बनाए थे इसको। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। बहुजन समाजवादी पार्टी कांशीराम ने 1984 में बनाया था। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने 1992 में बनाया था। राष्ट्रीय जनता दल RJD लालू प्रसाद यादव ने 1997 में बनाया था। बीजू जनता दल नवीन पटनायक ने 1997 में बनाया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी 1998। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद 1999। जनता दल यूनाइटेड जदयू शरद यादव ने बनाया था 1999 में। जनता दल सेक्युलर HD देवगौड़ा 1999। बाकी तेलंगाना राष्ट्र समिति K चंद्रशेखर राव 2001 में। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल 2012 में। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी NPP PA संगमा 2013 में बनाए थे। कुछ पार्टियां महत्वपूर्ण भारत की। अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, पहले उसको कुछ अध्ययन करते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसके चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह देना का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशिष्टतः उसी के लिए आरक्षित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है विशिष्टतः उसी के लिए आरक्षित होता है। दूसरी ओर कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकता है। दूसरे शब्दों में आयोग कुछ चिन्हों को आरक्षित चिन्हों के रूप में निर्धारित करता है जो मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों हेतु होते हैं और अन्य शेष चिन्ह अन्य अभ्यर्थियों हेतु होते हैं। अब राष्ट्रीय दल के रूप में अगर मान्यता देती है निर्वाचन आयोग तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, मतलब 3 क्राइटेरिया, उनमें से कोई एक अगर हो तो माना जाएगा कि हाँ आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाए। पहला ये है, यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा 6% मत प्राप्त करता है प्लस साथ ही इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। एक राज्य से या एकाधिक राज्य से 4 सीटें प्राप्त करें प्लस लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 6% मत प्राप्त कर लें वैध मतों का, तो उसे बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ये नहीं है तो दूसरा ये हो कि कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, 3 राज्यों से चुने जाएं,
तो पहला है कि विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें वोट, प्लस कम से कम 4 सीटें प्राप्त करें लोकसभा में, जो एक या एकाधिक राज्यों से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा ये हो कि लोकसभा में 2% सीटें ये जीतें, जो कि कम से कम 3 राज्यों से जीता हुआ होना चाहिए। ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों, अगर ये नहीं है तो तीसरा क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो। अब राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया 3 है, मतलब क्राइटेरिया 5 हैं। उन 5 में से कोई एक भी अगर है तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है, प्लस इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो। तो वैध मतों का 6% और प्लस 2 सीटें प्राप्त की हों उस राज्य की विधानसभा में, तो उसको मिल सकता है। अगर ये नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में, राज्य के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीटें प्राप्त की हों। तो यही चीज़ विधानसभा के लिए 6% है, प्लस 2 सीट है, और लोकसभा की बात आ जाए तो उस राज्य से पड़ने वाले कुल वैध मतों का 6% हो और लोकसभा में 1 सीट प्राप्त कर लिया हो उस राज्य से, तो भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा क्राइटेरिया है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3%, राष्ट्रीय दल का दर्जा अगर प्राप्त करना है तो उसे 2% सीटें चाहिए कम से कम। लेकिन अगर राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों। अगर ये भी नहीं है तो यदि प्रत्येक 25 सीटों में से अगर वह उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों। अगर ये भी नहीं है तो 5वां क्राइटेरिया ये है, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लिया हो, जीता ना हो भले को सीट, लेकिन 8% पा गया हो वोट, तब भी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। आम चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम लोकसभा आम चुनाव 1952 के समय देश में 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं और 39 क्षेत्रीय पार्टियां थीं, परंतु वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टियां, 52 क्षेत्रीय पार्टियां, इसे ध्यान रखें, 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 52 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब देखते हैं इसके बाद कि क्षेत्रीय दल क्या होता है और क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, इसको अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका है, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं क्या हैं, वर्गीकरण, उदय, भूमिका, इसकी आकार्यता, छोटा सा 20 मिनट का एक अध्ययन है, इसको हम करते हैं।